नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2022 के लिए एमसीक्यू सीरीज जो हम देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है। ठीक है, तो एक हमारा जो इनिशिएटिव चल रहा है आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो इसी के क्रम में जो मेडागास्कर है, ठीक है, यहाँ की कैपिटल में एक ग्रीन ट्रायंगल करके बेसिकली एक पार्क है, इसको इनॉग्रेट किया गया है ना। तो महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल जो है इसको नाम दिया गया है महात्मा गांधी जी को एक तरीके से श्रद्धांजलि देते हुए। ठीक, और इसमें ग्रीन वर्ड जो इंक्लूड किया गया है इसका मतलब ये है कि इन्होंने ये कॉमेमोरेट किया है महात्मा गांधी जी के संदर्भ में कि वो भी गांधी जी भी हर किसी चीज़ को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में जो है किया करते थे, तो उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले अज्ञात कोरोना वायरस के 2 मामलों की घोषणा की है जिन्हें ओमिक्रॉन BA.1 और BA.2 सब वेरिएंट का संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन माना जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो है मार्च के महीने में ये जो है केसेस देखे गए थे इजराइल के द्वारा। ठीक है, तो उन्होंने ये घोषणा की थी कि एक नया कोई वेरिएंट जो है वो निकल के आ रहा है जो कि ओमिक्रॉन BA.1 और 2 का जो है कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट होगा यहाँ से। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किस देश की कैरोलिना ब्लिवास्का है ना, इन्होंने जीता है। ठीक, तो ये है पोलैंड की, है ना। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने जेंडर संवाद कार्यक्रम के 3रे संस्करण का आयोजन किया। ठीक है, तो ये जेंडर संवाद जो है बेसिकली एक नेशनल वर्चुअल इनिशिएटिव है ना, जो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत आयोजित किया जाता है, जिसमें कि जो है ऐसा समझ सकते हैं कि जेंडर अवेयरनेस के ऊपर एक कार्यक्रम है। ठीक है, तो इसका भी 3रा संस्करण जो है इसको आयोजित किया गया है ना, तो उसी के बारे में पूछा जा रहा है। आयोजन इसका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा किया गया था। ठीक, ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। पेपरलेस बनने के लिए कार्यक्रम को लागू करने वाली भारत की पहली विधानसभा इनमें से कौन सी बनी है। ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ नागालैंड जो है 19 मार्च को ऐसा करने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है, जहाँ पे सारा कुछ जितना भी स्टेट असेंबली का काम है वो पेपरलेस हो गया है, यानी कि डिजिटल फॉर्मेट में हो गया है। ठीक है, आपसे यहाँ पे एक प्रश्न ये है कि किस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इन्होंने जो है ये पेपरलेस वाला प्रोग्राम है इसको इम्प्लीमेंट किया है। ये आपको पहले भी क्विज़ के माध्यम से फ्री क्विज़ में भी करवाया गया था, आप इसको बताइए। ठीक है, अगला है हाल ही में खबरों में रही KH-47M2 किंजल परमाणु क्षमता वाली मिसाइल किस देश के द्वारा निर्मित की गई है। ठीक है, तो ये जो है इसका मैन्युफैक्चरिंग किया गया है रशिया के द्वारा। ठीक है, डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में फरीदाबाद में 35वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किसने किया है। ठीक है, तो सूरज कुंड फेस्टिवल के बारे में आपको पहले बताया गया है। ये हरियाणा में जो है फरीदाबाद में यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं इसको। क्राफ्ट फेयर होता है एक तरीके का, और इसको इनॉग्रेट किया है वहाँ के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने। हाल ही में किस देश ने भारत में अगले 5 वर्षों में 3.2 लाख करोड़ के निवेश की घोषणा की है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इम्पॉर्टेंट है, अगले नेक्स्ट 5 ईयर्स के दौरान लगभग 3.2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अलग अलग जो है इनिशिएटिव्स और प्रोग्राम्स के तहत भारत में किया जाने वाला है जापान के द्वारा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान दीजिएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में एन बीरेन सिंह, ठीक है, इन्होंने किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री के पद की शपथ जो है वो ग्रहण किया है। ठीक, तो अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उसी में देखेंगे तो मणिपुर के ये जो है चीफ मिनिस्टर बने हैं दोबारा। ठीक, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि सरदार बर्डी मुखामेदोव किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। नाम देख लीजिए, और देश इनका है
तुर्कमेनिस्तान के ये नए प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस देश के हूथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए हैं, ठीक है। तो ये हाउदी एक जो है ग्रुप है हाउदी रेबल्स का, देखेंगे इधर तो यमन ओमान का जो रीजन है इधर के क्षेत्र में एक्टिव है। इन्होंने रिसेंटली जो है सऊदी अरेबिया पे ड्रोन और मिसाइल से अटैक किए थे। तो इस न्यूज़ को थोड़ा कवर करिए। ऑप्शन फिलहाल यहाँ पे हम ए को चूज़ करते आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस किस दिन मनाया गया है, ठीक है। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, ठीक। तो ये है 20 मार्च को। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट होगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया गया है, ठीक है। तो ऑब्जर्व किसने किया है सेलिब्रेशन, यूनाइटेड नेशंस ने फ्रेंच लैंग्वेज डे इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये भी जो है 20 मार्च को ही किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संसदीय समितियों में सबसे बड़ी समिति इनमें से कौन सी होती है, ठीक है। तो देखिए पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो होती हैं हमारी कुछ संसद से संबंधित, ठीक है, तो उनके कॉम्पोजिशन फंक्शंस जो हैं वो अलग अलग असाइन किए हुए हैं उनको, ठीक, कि किसको क्या कार्य करना है। तो अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ मेंबरशिप है ना, तो सबसे लार्जेस्ट कमिटी जो है वो है हमारी एस्टिमेट्स कमेटी यानी कि प्राक्कलन समिति। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला है कि प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, ठीक। तो देखिए मेंबर्स की बात करें तो इसमें 30 मेंबर होते हैं जो कि सबसे बड़ी हमारी कमेटी बनती है, अभी हमने देखा। और विशेषता ये है कि ये सारे के सारे मेंबर्स जो हैं लोकसभा से ही चुने जाते हैं। जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनमें से ही इनको चुना जाता है। प्राक्कलन समिति में सदस्य होते हैं, देखिए अभी आपको बताया गया था कि इसमें जितने भी 30 मेंबर हैं सिर्फ लोकसभा से चुन के आते हैं। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। अगला है कि वही एस्टिमेट कमेटी का कार्यकाल कितने समय का होता है, ठीक है। तो जो है 1 साल का कार्यकाल होता है जितने भी मेंबर चुने जाते हैं, ठीक है। प्रति 1 वर्ष के लिए इनका चयन किया जाता है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। इसमें सदस्य जो होते हैं वो किससे चुन के आते हैं ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए जो 22 लोग हैं इसमें से 15 जो हैं वो लोकसभा से आते हैं, 7 जो हैं वो राज्यसभा से चुन के आते हैं, ठीक है। 1 वर्ष का कार्यकाल इस कमेटी का भी होता है। और बेसिकली इसका कार्य क्या होता है इस कमेटी का, कि जैसे जो है सीएजी जो होते हैं इंडिया के वो 3 एनुअल रिपोर्ट्स जो हैं वो सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक। अब प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि उसको पार्लियामेंट के हाउसेस के सामने प्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो बाद में ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उन रिपोर्ट्स की जो है एक तरीके से जांच करती है, एग्जामिन करती है, ठीक है। तो थोड़ा डिटेल में भी इसको और पढ़ लीजिएगा। जैसे इसका सबसे फर्स्ट मेंशन हुआ था 1919 के एक्ट में, है ना। तो 1921 में इसको फॉर द फर्स्ट टाइम जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो थोड़ा डिटेल में ये सब चीज़ भी पढ़ लिया करिए एक बार। अगला है सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। इसमें सदस्य जो होते हैं वो कहाँ से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो हमारे दोनों हाउसेस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर ये समिति बनती है। वर्तमान में प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है होना चाहिए, यहाँ थे लिखा है। तो एस्टिमेट कमेटी के चेयरमैन देखेंगे तो गिरीश भालचंद्र जो हैं ये संबंधित है। किस पार्टी से हैं ये ज़रा बताइए हमको। अगला देखिए प्राक्कलन समिति का गठन कब किया गया था ये पूछा जा रहा है वर्ष, ठीक है। तो 1950 यहाँ पे हो जाएगा हमारा। तत्कालीन जो फाइनेंस मिनिस्टर थे जॉन मथाई, है ना, उनकी रिकमेंडेशन पे इसको जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इस पोस्ट इंडिपेंडेंस। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। लोक लेखा समिति का गठन कब किया गया था आपको शायद बता दिया गया है अभी ऊपर, ऑप्शन ए। अगला है कि वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन, यार यहाँ कौन है होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा करेक्शन करेंगे। तो अधीर रंजन चौधरी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन है, ठीक। ये कौन है तो ये कांग्रेस के लीडर हैं और देखेंगे तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, ठीक है। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, ठीक है। तो जो हमारा सीएजी का पोस्ट है भारतवर्ष में, तो देखेंगे तो भाग 5 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है इसके अनुच्छेद 148 में जो है सीएजी के पद का प्रावधान है, ठीक। ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट जो है सीएजी की ये राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है, ऑप्शन बी। अगला है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ठीक है। तो टेन्योर वही है इनका जो है 6 साल या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए, ऑप्शन बी। भारत के पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन थे, ठीक है। तो फर्स्ट सीएजी की बात हो रही है
इनका नाम था वी नरहरि राव, ऑप्शन बी। वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, ठीक है। तो यह कौन से नंबर के सीएजी हैं ये पूछा जा रहा है। तो ये हैं 14वें सीएजी, ठीक। 2020 में सीएजी बनने से पहले जो है जम्मू कश्मीर के पहले ये गवर्नर भी रहे थे, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये भी ध्यान दीजिएगा, जो जम्मू कश्मीर का यूनियन टेरिटरी बना था, तो इस वजह से इनका नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, ठीक। तो जो वर्तमान में भारत का सुप्रीम कोर्ट हमारे पास है, तो ये इंस्टीट्यूशन जो है हमारा अस्तित्व में आया 26 जनवरी 1950 को, ठीक, ऑप्शन ए। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, इनकी संख्या आपको बतानी है, ठीक है। तो देखिए 25 हमारे हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है, परंतु हमारे पास स्टेट है 28। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा है इसलिए है कि कुछ राज्यों के हाई कोर्ट जो है वो एक से अधिक राज्यों में उनका ज्यूरिसडिक्शन है, ठीक है। ऐसे राज्यों की सूची एक बार ज़रूर आप देखिए। और अगर हम इन्हीं में देखें तो सबसे हमारा जो लेटेस्ट यानी कि नया हाई कोर्ट है वो ये वाला है, हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। क्योंकि जो तेलंगाना का हाई कोर्ट पहले ये कॉमन स्टेट जब ये होते थे, तो ये जो तेलंगाना के लिए उसको बना दिया गया है और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के साथ दिसंबर 2018 में, है ना, आंध्र प्रदेश का जो है वो बाइफरकेट करके इनके लिए अलग प्रावधान कर दिया गया हाई कोर्ट का। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ठीक है। तो देखेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस तो हमारा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस रहे, इनका नाम है हीरालाल जे कानिया, ऑप्शन ए। भारत के सुप्रीम कोर्ट के सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात हो रही है, तो कमल नारायण सिंह इनका नाम था, ठीक है। जो है ये भारत के देखेंगे तो 22वें चीफ जस्टिस थे, है ना, और इनका जो कार्यकाल था महज 17 दिन का था, ठीक है। अगर डेट की बात करें तो यहाँ पे अराउंड 25 नवंबर 91 से जो है 12 दिसंबर 91 तक, ठीक है, इनका कार्यकाल रहा। अब एक प्रश्न ये भी हो सकता है आपका कि इतना 17 दिन का कार्यकाल क्यों रहा इनका। तो प्रोविज़न ये है कि 65 ईयर्स की एज में इनको रिटायर होना है, ठीक। तो जो है मान लीजिए 12/12 को इनकी 65 ईयर्स की एज हो गई होगी, और क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के जज बनते बनते इस डेट को इनका नंबर आया होगा, है ना, तो इस हिसाब से इनका कार्यकाल यहाँ पे समाप्त हो गया, ठीक। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, ठीक है। तो फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, तो इनका नाम था फातिमा बीबी, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होगा। वर्तमान में कितनी महिला जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट में है, इनका नंबर आप बताइए ज़रा। भारत में जनहित याचिका का जनक किसे माना जाता है, ठीक है। तो 1980 के दशक में देखेंगे तो जनहित याचिका यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ऐसे मुद्दे जिनका कि जनहित से सामान्य जो है सीधे सीधे लाभ या हानि हो रही हो, तो ऐसे मामलों को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तहत दायर किया जा सकता है, ठीक है। तो इस जो हमारा ये कह लीजिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का अपनाने का जो एक अवसर शुरू किया गया भारत में, ये पीएन भगवती जी की एक तरीके से जो है पहल रही, ठीक। और ओरिजिनल कॉन्सेप्ट जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, और भारत में भी अब इसको प्रैक्टिस किया जाता है। ऑप्शन बी जो हमारा है ये करेक्ट हो जाएगा। इन्हीं को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड और किस संचार कंपनी का विलय किया जा रहा है, ठीक है। तो दो कंपनियां हैं, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड और दूसरी है बीएसएनएल, है ना, भारत संचार निगम लिमिटेड। तो यहाँ पे दोनों कंपनियां ही लगभग घाटे में चल रही हैं, तो एक बेहतर रिवाइवल के प्रयास के रूप में इन दोनों को मर्ज किया जा रहा है। 22 मार्च से 31 मार्च 2022 तक भारतीय सेना और किस देश के सेना के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है लमितीय 2022 इसका आयोजन किया गया, ठीक है। तो ये आयोजन है भारत और सेशल्स के बीच में, है ना, बी ऑप्शन। अगला है बर्मिंघम में आयोजित ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल खिताब किस देश के खिलाड़ी विक्टर एलेक्सन ने जीता है, ठीक है। तो आयोजन कहाँ पे हुआ? बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का, और इसको जीता है ये हैं डेनमार्क के विक्टर एलेक्सन, ऑप्शन बी। अब इसी सेम आयोजन में जो है महिला एकल खिताब किस देश की खिलाड़ी यामागुची अकाने ने जीता है, ठीक है। तो ये संबंधित है कहाँ से? जापान से।
इंडियन सुपर लीग टूर्नामेंट का खिताब हैदराबाद एफसी ने किस टीम को हराकर जीता है, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट जो हमारा ये इंडियन सुपर लीग आयोजन हुआ है, जो कि फुटबॉल के गेम के लिए होता है, जैसे क्रिकेट का आईपीएल होता है ना, तो इसमें हैदराबाद ने जीता है टाइटल केरला ब्लास्टर्स को हरा के। मुंबई में आयोजित 2022 स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड्स में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष का पुरस्कार किसने जीता है, ठीक है। तो एक ये आयोजन है स्पोर्ट स्टार एसएस, है ना। तो इसके अंतर्गत यहाँ पे देखेंगे तो स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल का खिताब मिला है नीरज चोपड़ा को, है ना, जो टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट रहे, इनको दिया गया है। अगला देखिए यही स्पोर्ट्स स्टार एसएस में ये ध्यान रखिएगा कि आयोजन मुंबई में हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसमें देखेंगे तो वुमेन कैटेगरी में जो अवार्ड मिला है वो किसको मिला है, तो ये मीराबाई चानू को मिला है, ठीक है। हाल ही में किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर को मालदीव सरकार द्वारा स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो जो आइलैंड कंट्री है मालदीव, इनके द्वारा स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार दिया गया है सुरेश रैना को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ये इसलिए भी है, अभी आईपीएल में इनको खेलने का मौका नहीं मिला, है ना। तो ऐसे ही चीज़ें एग्ज़ाम में निकाल के पूछी जाती हैं। इनको चूँकि अवार्ड मिल गया है तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अगला देखिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो एनपीसीआई है, ठीक है। तो इनके द्वारा यूपीआई लाइट, है ना, एक ये सुविधा लॉन्च करने जो ये लोग जा रहे हैं, जो यूज़र को शुरुआती चरण में कितने रुपए से कम का लेन देन करने की अनुमति देगा, ठीक है। तो शॉर्ट अमाउंट के ट्रांजैक्शंस के लिए ये जो है सुविधा शुरू की जा रही है। और इसमें देखेंगे तो यूज़र्स को 200 रुपये से कम की जो है लेन देन करने की अनुमति इसमें होगी, है ना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला है अंतरिक्ष में उपग्रहों को नष्ट करने में सक्षम रिलेटिविस्टिक क्लिस्टरॉन एम्पलीफायर, है ना, किस देश ने विकसित किया है, ठीक है। तो जो देखेंगे कि हमारे स्पेस में जो सैटेलाइट्स हैं, मान लीजिए कि अब यूज़लेस हैं वो या किसी कारणवश ऑपरेटिव नहीं है, तो इनको जो है डिस्ट्रॉय करने के लिए, है ना, एक सिस्टम डेवलप किया गया है चाइना के द्वारा, ठीक। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए स्पोर्ट्स स्टार और द हिंदू ग्रुप ने ताजमहल पैलेस होटल में 2022 स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड्स में किस पुस्तक का विमोचन किया है। तो अभी हमने ऊपर 2 अवार्ड्स देखे थे इसमें, मेल और फीमेल करके, ठीक। तो यहीं इसी इवेंट में जो है एक बुक का जो है विमोचन किया गया है, इसका नाम है रोड टू 1000, ठीक है। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। अब ये बुक संबंधित किससे है, तो अभी हाल ही में जो है फरवरी में भारत ने जो है 1000 वनडे टेस्ट मैच वनडे मैचेस जो हैं ओडीआई, है ना, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अभी 1000वां खेला, तो भारत 1000 वनडे खेलने वाला देश मतलब बन गया है, ठीक। और उसी क्रम में तो भारत की जो क्रिकेट की हाइलाइट्स हैं उनको ऐसे शो करने के लिए एक पुस्तक जो ये है रोड टू 1000, इसको जो है इसी में ये यहाँ पे रिलीज़ किया गया था, जिसमें कि 1000 ऐसे पिक्चर्स का एक बुक है ये, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर अभी आपको बताया है। 1000वां मैच जो है ओडीआई वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला गया है, ठीक है, 6 फरवरी 2022 को। कहाँ पे, अहमदाबाद में। 19 मार्च 2022 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है। तो जो हमारी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है सीआरपीएफ, ठीक है, इन्होंने अपना जो है 83rd रेजिंग डे जो है ऑब्जर्व किया है 19 मार्च 2022 को। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो कुछ संग्रहालय और शोध संस्थान लिखे हैं, उनके जो कहाँ पे स्थित है ये लिखा है। तो जो फल शोध संस्थान देहरादून लिखा है ये गलत है, ये भागलपुर बिहार में है, सबौर में, है ना। निम्नलिखित में से किन घटनाओं के लिए प्रकाश का अपवर्तन जिम्मेदार है या उत्तरदायी है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात हो रही है। तो देखिए 2 चीज़ें हैं, तारों का टिमटिमाना, जो आप आकाश में तारों को ऐसे टिमटिमाते हुए देखते हैं, ठीक है। और दूसरा है द्रव में डूबी हुई सीधी छड़ का टेढ़ा दिखाई देना। मान लीजिए कोई बाल्टी हो, उसमें पानी भरा हो, उसमें एक लोहे का रॉड ऐसे डाल दीजिए, आप ऊपर से देखेंगे तो ऐसे उथला हुआ दिखेगा ये, ठीक है, टेढ़ा दिखाई देगा। तो ये दोनों ही घटनाएं जो हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती हैं। सी ऑप्शन को चुनेंगे हम। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो भी समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।